हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9, फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो रूलर ने किस तरह से रूल किया और किस तरह से ये मतलब हमारा डेमोक्रेसी वगैरह वो सब आया और टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स किस किस टाइप के थे वो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। द रूलर्स ड्यूटी इज इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर थ्री फोल्ड। सो जो रूलर की ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल जो मतलब देश के अंदर जो जो काम करने होते हैं वो तीन तरह से होती है। रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करना है स्टेट का, एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर से अगर कोई भी उन्हें खतरा है उससे, पालन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद द स्टेट, एंड योग क्षमा यानी कि सेफ गार्डिंग करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों को जो है ध्यान रखना है उनके वेलफेयर के लिए चीज़ें ये सब करना है। तो ये सब किसने बोला था? कौटिल्य ने बोला था अर्थशास्त्र में। अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके ये हैं कि डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स क्या है, वाई डू गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम, कहाँ से उन्हें पावर मिलती है, एंड हाउ डज अ कंट्री गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल, लोगों से कैसे वो बातें करती हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं, एंड वाई डज डेमोक्रेसी मैटर। तो ये सारा आपका जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। सो सबसे पहले आते हैं बिग क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, मोनार्की रूल बाय द किंग और क्वीन, थेरोक्रेसी रूल बाय द रिलीजन और ऑन रिलीजन, डिक्टेटरशिप रूल बाय वन लीडर और ग्रुप विद टोटल पावर, ओलिगार्की रूल बाय फ्यू वेल्दी और पावरफुल पीपल। वेयर डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम, कहाँ से उन्हें पावर मिलती है? सो गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप। डेमोक्रेसी में पावर लोगों से आती है, इलेक्शन से। मोनार्की में इनहेरिटेड होती है रॉयल फैमिलीज में। थेरोक्रेसी में क्या होगा? रिलीजियस अथॉरिटी से पावर आएगी। डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की में क्या होगा? पावर जो है पावर इज ऑफन टेकन एंड हेल्ड बाय द फोर्स और इन्फ्लुएंस, नॉट बाय द पब्लिक कंसेंट। How does a country government interact with the people? So, a government interact with its people by making and enforcing laws, providing service like education, healthcare, and transport, allowing people to vote and choose their representative, protecting the right and freedom of citizens. In democratic countries, interaction is regular and based on participation and accountability. Why does democracy matter? So democracy matters because it gives equal rights and freedom to all citizens. It allows people to choose their leader and hold them accountable. It protects fundamental rights like their freedom of speech, religion, and equality before law. It aims to work for all the well-beings for all, not just a few powerful groups. Democracy helps build a fair and just society. So what is government and what are its functions? In the grade 6, we learned that government is and explored some of its rule. तो ग्रेड 6 में हमने पूछा कि गवर्नमेंट क्या है देखा और इसके जो कुछ रोल हमने देखे। द गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दीज रोल्स इंक्लूड्स, क्या क्या आता है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंश्योर करना पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, डिलीवरिंग असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब डिलीवर करना गवर्नमेंट का काम है। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ। तो ये सारे काम होते हैं गवर्नमेंट को जो करने होते हैं। सो डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक? तो वो पिक्चर जो आपकी ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक से है। सो येस, दिस पिक्चर शोज द इंडियन पार्लियामेंट विच वी स्टडीज इन ग्रेड 6 while learning about the structure and role of government. The government also has many other roles. Try to list them all. So apart from maintaining law and order, the government performs several important roles: ensuring peace and security in the country, managing foreign relations with other countries, defending the nation from external threats, providing essential services such as education, healthcare, water supplies, and infrastructure, regulating the economy and managing financial policies, creating employment and promoting development, upholding justice through the judiciary, and working for welfare of all the citizens, especially the underprivileged. तो ये सब जो है डेमोक्रेसी के आप लॉ बना सकते हैं या चीज़ें बना सकते हैं जो ज़रूरी हैं। नाउ
इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ग्रेड 6 में हमने देखा कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट है। लाइक इंडिया मैनी कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया की तरह बहुत सारी और भी कंट्रीज है जिनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, लेकिन कुछ कंट्रीज है जिनमें दूसरे तरीके की गवर्नमेंट भी है। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, और सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज सेम नहीं होती है या गवर्नमेंट सेम नहीं होती है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो कैसे अलग हैं, एंड हाउ दे फंक्शन, और वो किस तरह से काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जैसे हम बोलते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो है क्या वो डेमोक्रेसी? So as we studied in grade 6, democracy is best understood as rule of the people. So इसको सबसे अच्छे समझने का तरीका है कि जो रूल लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि जिसमें लोग अपना काम करते हैं, पीपल्स के होता है। दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी आर द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि जो पावर और अथॉरिटी मिलती है कंट्री को, वो कहाँ से मिलेगी? वहाँ के लोगों से, उसे डेमोक्रेसी बोला है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ अ स्कूल। तो एक स्कूल के एग्जांपल से समझते हैं। अ स्कूल इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड थिंग्स दैट मस्ट बी डन, जो होनी होती हैं। मैनी डे टू डे टास्क नीड टू बी मैनेज्ड एंड थिंग्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज। तो हर रोज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, टास्क है जो करने होते हैं, और थिंग्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, there are timetables to be made and followed, sports activity to be organized, food to be served during lunch time, also called the midday meal। तो कई जगह पर मिड डे मील भी चलता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि जैसे कि टाइम टेबल, किस क्लास में कौन सा टीचर कब जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कब होंगी, कैसी होंगी, और फूड जो है लंच के टाइम पे कौन सा फूड सर्व किया जाएगा या कौन सर्व करेगा। सो ये सब चीज़ें होती हैं। यूटेंसिल्स टू बी क्लीन्ड, अब खाना खा लिया तो यूटेंसिल्स को भी साफ़ करना है। स्पीकर्स टू बी डिसाइडेड फॉर द मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में कौन बोलेगा, एंड एक्टिविटी टू बी अरेंज्ड फॉर नो बैग डेज। अब नो बैग डे करके जो है एक एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चों को बैग नहीं लेके जाना है, तो उसके लिए अगर बैग नहीं लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो करनी होंगी। तो वो सारी एक्टिविटीज़ कौन डिसाइड करेगा या कैसे होंगी? द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग इन टर्म ऑफ ऑल दैट नीड्स टू बी डन इन स्कूल। अगर इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में चलती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें पूरी कैसी होती हैं जो स्कूल में चलती हैं, कौन उन्हें मैनेज कर रहा है, कैसे चल रही हैं, वो सब चीज़ें। So with so many things to be done, the head teacher realized that a student committee should be appointed so that student can be part of making the relevant rules to get all this done. So इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, so जो हेड टीचर है वो रियलाइज़ करते हैं कि इसके लिए हमें एक स्टूडेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या है, स्टूडेंट भी इसका पार्ट बन पाए और रेलेवेंट जो रूल्स हैं वो हम बच्चों को बता पाए, ताकि ये स्टूडेंट जाके बाकी बच्चों को बताए और वो सारे रूल्स अप्लाई हो सके, या जो भी चीज़ें हैं चेंजेस है वो उसके। देन हेल्प इन इम्प्लीमेंशन ऑफ द रूल, और इम्प्लाई कर सके उनको। इंश्योर डैट द रूल्स आर बीइंग फॉलोड, और साथ में इंश्योर भी करना है कि जो रूल बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, वो फॉलो भी हो। द क्वेश्चन बिफोर द हेड टीचर वॉज, अब उसके पहले क्या क्वेश्चन है, हु विल बी द पार्ट ऑफ द कमेटी। अब ये जो कमेटी बनेगी स्टूडेंट कमेटी, इसका पार्ट कौन होंगे। सो द हेड टीचर डिस्कस दिस इन द असेंबली, तो हेड टीचर ने असेंबली में डिस्कस किया कि कौन कौन पार्ट बनना चाहता है। सी प्रपोज डैट इट वुड बी गुड इफ सम स्टूडेंट कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस टास्क। तो बोलते कि जो बच्चे इस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो मतलब अगर आप खुद से वो काम करना चाहते तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सो अगर कोई भी बच्चा इसके लिए स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो आ सकते हैं। अ स्टूडेंट कमेटी शुड बी फॉर्म्ड, एक स्टूडेंट कमेटी बनानी है। हेयरिंग दिस द स्टूडेंट गोट एक्साइटेड एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, अब ये सुन के बच्चे जो एक्साइटेड हो गए एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे। नगमा, स्टूडेंट इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो नगमा बोलती है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं ना वो सबसे सीनियर है, तो वो ही जो है बताएंगे कि मतलब वो सब चीज़ों का अच्छे से जो है टेक केयर कर सकते हैं हर एक चीज़ का, क्योंकि वो सबसे सीनियर है। शोभा बोलती है बट यू विल फिनिश स्कूल इन अ फ्यू मंथ्स, लेकिन तुम तो कुछ ही दिन में जो स्कूल से चले जाओगे क्योंकि तुम्हारा स्कूल ख़त्म होगा। बट स्टूडेंट इन ग्रेड 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो जो स्टूडेंट है ग्रेड 11 के वो तो एक साल तो और रहेंगे ना, 11th के कुछ महीने और 12th का पूरा साल, वो अच्छे से हर एक चीज़ की टेक केयर कर सकते हैं। गुरप्रीत बोलता है इफ़ द स्टूडेंट ऑफ ओनली 1 ग्रेड
will take care of everything, then how will they know about the problem that other graded faces? तो अब गुरप्रीत बोलता है कि अगर सिर्फ 11th क्लास के बच्चे उसमें होंगे या सिर्फ 12th क्लास के बच्चे होंगे तो जो बाकी ग्रेड्स में या बाकी क्लासेस में जो प्रॉब्लम है उन्हें वो कैसे बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पता है. So in this exciting situation, the student finally came to three opinion. अब उनके पास 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर आ गए. Everyone in the school become part of the committee and take responsibility. हर एक बच्चा जो है इसका पार्ट बन सकता है कमेटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है. The head teacher chooses the student herself for the committee. और head teacher जो है खुद उसके लिए जो है स्टूडेंट को चूज करेंगे. The students choose their representative through voting and the chosen representative become the member of the committee. अब बच्चे जो है अपनी क्लास में या जो भी बच्चे वहाँ पर खड़े हुए कि हमें बनना है जो है कमेटी का मेंबर, तो बच्चे उनके लिए वोटिंग करेंगे स्टूडेंट कि हमें इन 4 में से या इन 10 में से ये बच्चे रिप्रेजेंटेटिव के लिए चाहिए, इन्हें हम स्कूल कमेटी में देखना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा. अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ टू चूज टू एक्ट और मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? एक इंसान जिसको आपने चूज़ करा है. पूरी क्लास है, क्लास में हम मॉनिटर बनाते हैं. सो मॉनिटर का मतलब क्या है? वो आपका रिप्रेजेंटेटिव. आपकी क्लास में कोई भी इश्यू है, कोई भी चीज़ है, तो वो आके टीचर को बताएगा कि हमारी क्लास में हम सबको ये इश्यू आ रहा है, यानी कि बाकी लोगों के बिहाफ में आपने एक इंसान को बना दिया है कि ये हमारी सारी प्रॉब्लम या जो भी हमें इश्यूज़ है या जो भी हमें चाहिए वो आगे बताएगा. That is representative. What is the 3 method do you think is the most effective and why? So the 3 method where students choose their representative through voting are the most effective. Reason: this method is democratic and democratic because it gives everyone a fair chance to choose a representative who understand their needs. It ensures that all grades or group have a voice in decision making. It also makes the committee more accountable to the student who elected them. So the first method may seem appealing, but if every student in the school is a part of a committee, it will be difficult to reach decision and manage implementation effectively. अब देखो उन्होंने बोल दिया कि हर एक स्कूल कमेटी का पार्ट है हर एक बच्चा, तो अब हर एक बच्चा अगर स्कूल कमेटी का पार्ट है तो जो स्टूडेंट कमेटी बनी है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिसीज़न लेना और मैनेज करना, क्योंकि अगर हर एक बच्चा, तो स्कूल में तो 1000 तक बच्चे होते हैं, तो कैसे हर एक बच्चे तक आप वो चीज़ पहुंचाएंगे? डिसीज़न लेना, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इन द सेकेंड मेथड, सिंस द हेड टीचर सेलेक्ट द स्टूडेंट फॉर द कमेटी, हेड टीचर जो है सेलेक्ट करे बच्चों को कि ये जो कमेटी के पार्ट बनेंगे. सो मैनी स्टूडेंट विल नॉट हैव अ रोल एंड वोंट हैव अ वे टू एंश्योर दैट देयर वॉइस आर हर्ड रिगार्डिंग व्हाट दे नीड एंड वोट. अब अगर हेड टीचर डिसाइड करेगा कि ये बच्चा पार्ट बनेगा या ये बच्चा स्टूडेंट कमेटी का में रहेंगे, तो अब हो सकता है कि जिन्हें जो बच्चा चाहिए, कि अब तक बच्चों को लगे कि ये तो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये नहीं करते हैं, तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कमेटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिस्कस होंगी, उनकी प्रॉब्लम वगैरह या उनकी जो इश्यूज़ है उन्हें डिस्कस किया जाएगा. तो अगर हेड टीचर ही डिसाइड कर रहा है तो कोई डिस्कस ही नहीं कर पाएगा. So, however, in the third method, students from each grade can choose one representative from among themselves, someone they believe will effectively advocate for their class needs. This representative will serve on the committee, meaning that the student committee will consist of representatives from each grade. This approach is a democratic way to choose representative and form a committee. सो जो तीसरा उनका डिसीजन था कि हर क्लास से बच्चे अपनी क्लास में से एक बच्चा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, कि हमारी क्लास में से अगर कोई इशू है तो ये बच्चा हमारी क्लास में से बोलेगा, और उस बच्चे को कौन चुनेंगे? वो क्लास के मेंबर ही उसको चुनेंगे. ठीक है, तो हर क्लास से, हर ग्रेड से एक एक बच्चा वहाँ पर आ जाएगा. तो इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें हर एक बच्चे ने अपना वोट दिया है, हर एक बच्चे ने अपना सजेशन दिया है. जैसे अगर क्लास में आपको किसी को चूज़ करना है तो क्या करेंगे? आप लोग सब चीज़ें देखेंगे कि अच्छे से बात सुनता नहीं करता है, या किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करता है, किस तरह से उन पे अपने रिएक्शंस देता है, एक्शन करता है. तो वो सब चीज़ें, ये हमारी बात सुनेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें करके आपकी क्लास ने एक बच्चे को चुना. तो अब आपकी क्लास में कोई भी इशू होगा तो आप इसे बोलेंगे. तो इसमें क्या हुआ? आपका पार्टिसिपेशन है, आपने बताया कि हमें ये इंसान चाहिए. तो इसे जो है डेमोक्रेटिक वे बोलते हैं, कि जिसमें हर एक इंसान जो है पार्टिसिपेट करता है.
फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, अब फंक्शंस क्या है इसके? डेमोक्रेसी तो हमें पता चल गया कि जिसमें हर एक इंसान का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। फंक्शंस क्या होते हैं? प्रीवियसली वी डिस्कस द वेरियस रोल डेट अ गवर्नमेंट प्ले इन आवर लाइव्स। तो हमने जो है गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स देखे, वेरियस रोल होते हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट कमेटी इन अ स्कूल, सिमिलरली जो है जो स्टूडेंट कमेटी बनी है ना, उनकी भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें फॉलो करने या करनी है। Just like the school committee, a government must create necessary rules, implement them and ensure that everyone follows these rules. अब जैसे स्कूल कमेटी बनी, उसका नाम काम क्या था? रूल बनाना, नेसेसरी रूल जो ज़रूरी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और साथ में चेक करना कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सो जैसे स्कूल कमेटी का काम है, तो अब स्कूल को आपने कंट्री मान लिया, उसी तरह से हमारी कंट्री जो है उसमें भी एक हेड होता है, जैसे पीएम हो गया, तो उनका भी काम सेम होता है। अब पीएम के साथ बाकी लोग भी तो होते हैं ना, बाकी मंत्रीज भी होते हैं। सो उन सबका काम भी ये होता है कि नेसेसरी रूल बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, चेक करना कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सो दिस थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नोन फॉर द फंक्शंस आर नोन एज द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पता चली, रूल बनाना, इम्प्लीमेंट करना और उनको फॉलो करना, ठीक है। अब रूल ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, नेसेसरी जो बहुत ज़रूरी है, जिनसे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, वो ही रूल और वो ही जो है फंक्शन है गवर्नमेंट के। सो द क्रिएशन ऑफ रूल इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब जो क्रिएशन ऑफ रूल्स है उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। दीज रूल्स सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द कंट्री। अब ये फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं रनिंग, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। द इम्प्लीमेशन ऑफ दीज रूल, अब इन रूल्स को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू देम इज़ नोन एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब जो इन्हें इम्प्लीमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा अकॉर्डिंग टू, उसे बोल देंगे एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट क्या हुआ? बनाया, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए। फाइनली एंश्योरिंग दैट द रूल आर फॉलोड, अगर रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं उनको चेक करने के लिए आपको कहा जाता है जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव, जब आपकी जो संसद भवन होता है या जहाँ भी होते हैं, जब वो रूल बनाए जाते हैं तो सब लोग वोट करते हैं कि ये रूल बनाना है। उसके बाद में वो तो हो गया लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव जो मतलब रूल को जो है बना दिया गया, जैसे गवर्नमेंट, आपके पुलिस वगैरह हो गए, उनका काम होता है कि ये रूल को फॉलो करवाना, ठीक है। जो भी आपकी फोर्सेज है उनका काम है रूल फॉलो करवाना। उसके बाद भी अगर रूल फॉलो नहीं होते तो आप कहाँ जाते हैं? अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो कहाँ जाएंगे हम? कोर्ट में। उसे हम बोलते हैं जुडिशियल फंक्शंस, कि रूल जो है फॉलो हो अकॉर्डिंग टू जैसे हमें बताया गया है। तो अगर वो रूल फॉलो नहीं होते तो हम कहा जाते हैं जुडिशियल फंक्शन। तो रूल फॉलो करने के लिए कौन सा रूल है? जुडिशियल फंक्शंस वाले। तो ये तीन फंक्शंस हो गए। सो डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी को क्या नाम दिया गया? रूल ऑफ द पीपल, क्योंकि हर एक इंसान ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे स्कूल वाले में हमने देखा। सो दिस मीन्स that similar to the third method of elective representative in a school, in a democracy the people select their representative to govern them। अब जो वोटिंग होती है, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें क्या काम होता है? यही होता है ना कि लोग वोट डाल के आते हैं कि हमें इसे जिताना है, हमें इसको जो है अपना हेड बनाना है, रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ताकि हमारी बातें सही तरीके से पहुंच सके। However, not every country uses the same method for choosing these representative। अब हर एक कंट्री जो है सेम मेथड यूज़ नहीं करती है रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए। We will explore this topic in more detail in the following section। हम नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे। Now, do you know मोरल? मोरल क्या है? अ लार्ज पेंटिंग और आर्ट वर्क क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल और अ सीलिंग। सो इन्हें हम मोरल बोलते हैं, जो डायरेक्टली जो है किसी वॉल पर या किसी सीलिंग पर बनाई गई है, बहुत बड़ी जो है पेंटिंग होती है। सो इन 1896 मोरल बाय द पेंटर वेदार कालाड गवर्नमेंट कोल्ड, इसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं, फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA। सो USA में ये बनी है। अब्राहम लिंकन, अब ये कौन है? US प्रेसिडेंट इन द लेट 19th सेंचुरी, डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अ फ्रेज स्टिल वाइडली यूज्ड टुडे। तो जो अब्राहम लिंकन है, US प्रेसिडेंट थे 19th सेंचुरी में, बिल्कुल लास्ट के टाइम पे,
उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया था कि डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट है जो लोगों की है, लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है। सो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और इस फ्रेज को आज तक भी यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट मेक्स गवर्नमेंट्स डिफरेंट, अब गवर्नमेंट को कौन डिफरेंट बनाता है, अलग अलग बनाता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इवॉल्व्स ओवर टाइम, ठीक है, हर एक टाइम के बाद जो है अलग अलग बनती रहती है, जो जैसे भी चलती रहती है, ख़त्म हो जाती है कोई भी गवर्नमेंट है। सिंस कंट्रीज हैव देयर ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशन, हर एक कंट्री का जो है अपना अलग हिस्ट्री, कल्चर, वो सब चीज़ें होती है। इट इज़ नेचुरल दैट गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। सो ये नेचुरल है कि हर एक कंट्री की गवर्नमेंट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेट अस लुक एट सम एस्पेक्ट्स दैट कैन मेक वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। सो अब ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं जिसमें एक गवर्नमेंट को, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से अलग बनाती हैं। दीज डिफरेंसेस विल बिकेम क्लियरर व्हेन वी लुक एट द वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट लेटर इन दिस चैप्टर। अब ये डिफरेंसेस आगे जाकर आपको क्लियर कर देंगे कि अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट कैसे होती है। अभी पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे की डिफरेंसेस क्या होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में। सो हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज अ गवर्नमेंट, अब कौन है जो डिसाइड करेगा कि ये गवर्नमेंट है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस अक्रॉस मैनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है किसी भी टाइप की गवर्नमेंट में। हु एंड वट से डैट दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री, जैसे कि कौन बोलेगा या कौन बताएगा, क्या बताएगा कि ये हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है। डैट इज़ हु और वट गिव्स अ गवर्नमेंट इट्स अथॉरिटी एंड पावर, और कौन जो है गवर्नमेंट को अथॉरिटी देगा, पावर देगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट इज़ द पीपल, यहाँ पर कौन है, लोग हैं कंट्री के जो डिसाइड करते हैं कि अथॉरिटी किसके पास रहेगी। वाइल इन द थ्योरोक्रेसी, अब थ्योरोक्रेसी क्या होती है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अब इसमें जो सोर्स है यानी कि जो हेड बनेंगे वो क्या होंगे, रिलीजियस बिलीफ से बनेंगे, एंड द हेड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हेड रिलीजियस वाले वो उसकी अथॉरिटी को हेड बनाते हैं या उसकी वो अथॉरिटी जो है प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट होती है उसको। हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड, अब गवर्नमेंट बनती कैसे है। सो इन अ डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, एक गवर्नमेंट बनती है यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन वगैरह होते हैं उससे। वाइल इन द किंगडम विच हैव किंग्स और क्वीन, जहाँ पे राजा और रानी होते हैं, किंगडम्स वगैरह होते हैं, द काइंड दैट यू हैव रेड अबाउट इन अदर चैप्टर्स, जो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा, जैसे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। यूजुअली someone from within the family continues to rule and decide how the government will be set up। so इसमें क्या होता है, कोई जो उनकी फैमिली है उसी में से कोई ना कोई, या तो उसके जो है बेटा होगा या बेटी होगी, वही जो उसमें क्या करेंगे, रूल करेंगे और डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से चलेगी। ठीक है, देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, अलग तरीके भी होते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के। एंड इवन इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शन। तो डेमोक्रेसीज में भी ये नहीं कि जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं वैसे इलेक्शन से डिसाइड होता है, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं जो वो लोग डिसाइड करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू, अब गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं और वो क्या करते हैं। सो एनी गवर्नमेंट हैज़ मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम, तो हर एक गवर्नमेंट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। एंड दीज वेरी अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और ये अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में। फॉर एग्जाम्पल द 3 फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू अर्लियर, अब हमने जो है गवर्नमेंट के 3 पार्ट देखे थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कैन बी परफॉर्म्ड बाय टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज और बाय द सेम बॉडीज। अब ये 3 पार्ट है, हो सकता है कि इन तीनों को एक ही बॉडी जो हो ऊपर से हैंडल कर रही हो, यानी कि इनका हेड एक ही हो, और ये भी हो सकता है कि इन तीनों को अलग अलग जो है, मतलब अलग अलग कमेटी इन तीनों के लिए बनी है और वो इन तीनों को अलग अलग हो चेक कर रही है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि एक ही इन्हें चेक कर रहा है और हो सकता है कि तीनों को अलग अलग इंसान चेक कर रहे हैं। सो द सिस्टम टू डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, अब सिस्टम डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, कैन बी रिटन डाउन इन अ बुक ऑफ फंडामेंटल रूल ऑफ द कंट्री, और इसको आप लिख सकते हैं, जो फंडामेंटल बुक है, रूल है बुक के, मतलब एक बुक है जिसमें फंडामेंटल रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें किसी भी कंट्री की जो बुक होती है उसमें लिखा होता है कि किस तरह से ये काम करेंगे। कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस,
विच इज़ वट हैपन इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज। जो ज़्यादातर डेमोक्रेसी में होता है, एक बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें हर एक चीज़ लिखी होती है कि रूल कैसे बनेंगे, किस तरह से आप रूल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कैसे क्या करना, सब कुछ। और इट कैन बी डिसाइडेड बाय द किंग और क्वीन, और कहीं पर राजा या रानी है तो वो डिसाइड करेंगे ये कैसे होगा। एज इट हैपन इन मोनार्कीज, जैसे कि मोनार्की में होता है। मोनार्की क्या होती है, जो राजा और रानी की गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं मोनार्की। वट इज़ द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, अब गवर्नमेंट किस लिए काम कर रही है, वट गोल इट इज़ ट्राइंग टू अचीव, और क्या वो अचीव करना चाहती है। सो गवर्नमेंट आर डिजाइन टू वर्क टुवार्ड्स सर्टेन वैल्यूज एंड आइडियल्स। अब गवर्नमेंट के जो है कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जो काम उनको करना होता है ना, वो किस लिए होता है, कुछ ना कुछ उन्हें अचीव करना है, कुछ वैल्यूज़ है, आइडियल्स है, जिनके लिए उन्हें काम करना है। Some governments, like the government of India, are designed to work towards equality and prosperity for all। जैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका काम है कि इक्वेलिटी आए और प्रोस्पेरिटी आए सबके लिए, ठीक है। वाइल सम अदर गवर्नमेंट्स मे बी डिज़ाइन ओनली फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ सम फैमिलीज और ग्रुप, और कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पेशली उनका यही होता है कि हमें जो है कुछ लोग, जो उनकी कुछ फैमिलीज है या कुछ ग्रुप है, वो ही प्रोस्पेरस हो, ठीक है, यानी कि उन्हीं के पास सब कुछ आए, वो ही सब कुछ करें। तो इस तरह की गवर्नमेंट्स भी होती है। तो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग तरह से वो काम करती हैं। सो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दीज 4 मेजर एस्पेक्ट्स। अब हमने ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स देखे कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, अलग अलग पार्ट क्या है, ठीक है, एंड कौन डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट क्या होगी। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। बट देयर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन अलग अलग तरह के डिफरेंसेस भी हो सकते, दूसरे काइंड के भी, दूसरी तरह के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सो लेट अस नो एट सम टाइम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर कुछ अलग टाइप के या फॉर्म्स है गवर्नमेंट के कि किस किस अलग टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। फर्स्ट आती है आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। सो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो आज की दुनिया में जो सबसे पॉपुलर टाइप की गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। In this part of the chapter, we will see that there are different kind of democratic governments। अब अलग अलग डेमोक्रेटी में भी अलग अलग तरह की जो है टाइप्स उन्होंने बना दिया है। बिफोर वी गेट इनटू द डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस में जाने से पहले वी शुड नो डेट देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, वो होने ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ इक्वेलिटी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी इन अ डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इट ऑल्सो मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड दैट एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सो इक्वेलिटी में क्या होगा कि हर एक इंसान के पास जितनी फैसिलिटी बाकी सबको मिलेगी उतनी ही उसको भी मिलेगी। आप उसको किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, उनके फिजिक के अकॉर्डिंग या उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते या उन्हें रोक नहीं सकते हैं। उन्हें इक्वल जो है फैसिलिटीज़ दी जाएंगी एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी भी तरह के लॉ में। फ्रीडम इन द डेमोक्रेसी मीन्स दैट सिटीजन हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो फ्रीडम का मतलब क्या है कि वो अपनी खुद की चॉइसेस बना सकते हैं, उनका राइट है कि मेरी ये चॉइस है, और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, अपनी थॉट को, ठीक है, उन्हें फ्रीडम है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर एक इंसान का अपना राइट है चूज करने का, इलेक्ट करने का अपना रिप्रेजेंटेटिव। आप किसी को भी अपना इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, लेकिन ये इलेक्शन के प्रोसेस से होगा। इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव। अब जो इलेक्ट होंगे, जो जीत गए हैं वो इलेक्शन को, ठीक है, 5 लोग होंगे, 5 में से एक जीतेगा। सो जो जीत गया है वो बाद में जाकर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका पार्ट बनेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो अब इसमें क्या होता है, हर एक जो 18 के बाद है, 18 प्लस जो होगा, यानी कि वोट का जो आपको क्या होता है उसे राइट जब मिलेगा वोटिंग का, तो आप 18 से बड़े होने चाहिए, उस टाइम पे मिलेगा। तो हर एक सिटीज़न जो 18 साल से बड़ा है वो वोटिंग कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन सच एज राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन आर ऑल प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी।
सो जो भी ये राइट है, फंडामेंटल राइट्स इन्हें बोला जाता है। इक्वलिटी का, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आप इजली जो है अपनी स्पीच को, एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, फ्रीली जो है उन्हें बता सकते हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक आपका अधिकार है। दूसरा, अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वर्क के नाम पर ज़्यादा देर काम करवा रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें, आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, आपको वेजेस कम मिल रहे हैं, तो वो भी जो है आप उसके जाकर अगेंस्ट केस वगैरह चलते रहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो है आपके पास राइट्स है, ये प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रोटेक्ट भी किया जाता है डेमोक्रेसी में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योर दैट एवरी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। अब जो भी फंडामेंटल राइट्स थे, अगर इनको कोई गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप जाएंगे कोर्ट में, जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं। तो उनका काम है कि जो फंडामेंटल राइट का गलत यूज़ हो रहा है उन्हें प्रोटेक्ट करना, एंड दैट लॉ आर फॉलोड बाय सिटीजन, और चेक करना कि जो सिटीजन्स हैं वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ऑल्सो बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी उन्हें फॉलो कर रही है, हर एक जो है गवर्नमेंट में चेक करना है। नाउ इट इज़ वेरी यूजफुल टू रिमेंबर दैट इवन दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैव इवोल्व्ड ओवर टाइम। For example, India provided universal adult franchise, meaning the right to vote in an election to all adults. सबको उन्होंने जो है ये रूल दिया था कि सब जो वोट कर सकते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जो कि 1950 में था। ऑन द अदर हैंड, इन द स्विट्जरलैंड वुमेन गोट द राइट टू वोट ओनली इन 1961। सो इंडिया में क्या था, 1950 से ही सबको अलाउ किया था कि सब लोग वोट कर सकते हैं जो 18 साल से बड़े हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं था। उन्हें कब मिला, 1971 में। क्लियरली द अबव प्रिंसिपल्स आर आइडल्स, यानी कि वो एक तरह से आप उन्हें आइडल की तरह ले सकते हैं, यानी कि उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं कि वो हमें करने चाहिए। नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर एबल टू पुट देम इन प्रैक्टिस, लेकिन सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या डेमोक्रेसीज हैं वो उन्हें जो है प्रैक्टिस में नहीं ला पाती हैं, उन्हें यूज़ नहीं कर रही हैं। बट इक्वली क्लियरली इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजन टू कीप दीज आइडल्स इन फ्रंट ऑफ दैम, लेकिन ये उतना ही ज़रूरी सिटीजन्स के लिए भी है कि वो गवर्नमेंट के सामने ये सारी चीज़ें रखें कि ये हमारा राइट है, ये इक्वल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, तो आप इन्हें हमसे नहीं छीन सकते हैं, हमें ये काम करना है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अब डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ है या गवर्नमेंट्स है वो भी अलग अलग तरह की है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब अराउंड द वर्ल्ड में देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट कैसे होगी, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल, रेगुलेशन एंड फंक्शन, दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजन डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें क्या है, सब जो है सारे डिसीजन जो हैं, जो भी सिटीजन्स हैं सारे वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, फंक्शन होंगे, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी डिसीजन बनेंगे डायरेक्टली। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स सम काइंड्स ऑफ दीज फॉर्म्स आर फॉलोड इन अ फ्यू सेंचुरीज, कुछ सेंचुरीज में जो है ये फॉलो हो रहा, कुछ कंट्रीज में ये फॉलो होता था पहले के टाइम पे, लाइक स्विट्जरलैंड। The limitation of this form of government is that it is very hard to carry out in practice. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक इंसान का डिसीजन को आपको चेक करना, सब करना, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, खासकर जो बड़ी कंट्रीज हैं उनमें। जस्ट एज वी सो इन आवर स्कूल स्टोरी, जैसे कि हमने अपनी स्कूल स्टोरी में देखा, अगर हम हर एक बच्चे को उसका पार्टिसिपेट बना देंगे, उसका मतलब पार्ट बना देंगे स्कूल कम्युनिटी का, तो हर एक बच्चे के डिसीजन को देखना, प्रॉब्लम सुनना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ़ एवरीवन बिकम अ पार्ट ऑफ कमिटी देन डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग ऑन ऑल टास्क स्मूथली विल बी डिफिकल्ट, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो बड़ी कंट्रीज में ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस। ठीक है, उसमें जो वोटिंग कर सकते हैं वो लोग वोट करते हैं और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक इन इंडिया, जैसे इंडिया में है। इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल डू नॉट डायरेक्टली गवर्न, वो लोग जो है डायरेक्ट उसका पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ दे दिया है। बट द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल, लेकिन गवर्नमेंट को हमेशा लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जो भी रूल या चीज़ें वो बनाएंगे। अकाउंटेबिलिटी
in democracy mean that the government is answerable to the people who have elected them. जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करके अपना हेड बनाया, रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो गवर्नमेंट हमेशा उनको आंसर करेगी कि उन्होंने ये चीज़ क्यों की है. इलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस चेंज इन देयर चॉइसेस एज वेल. तो इलेक्शन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें लोग जो है अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगी तो उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एवरी 5 ईयर में इलेक्शन होगा. तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने पहले चुना था वो सही से काम नहीं करेगा तो वो दूसरे को चूज़ कर सकते हैं. टू अकम्प्लिश दिस इलेक्शन हैपन इन रेगुलर एंड फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसको करने के लिए क्या होता है, इलेक्शन हमेशा रेगुलर और फिक्स टाइम पे होता रहता है. इन इंडिया वी हैव जनरल इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स. तो मोस्टली कब होते हैं, हर 5 साल में होता है. वाइल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे ओकर एवरी 4 ईयर्स. और यूएसए में हर 4 साल में. नाउ डोंट मिस आउट. As we stated in the beginning, democracies have evolved over time, and so have their characteristics. Even today, there are a lot of differences in the function of these democracies. तो जो है आगे आगे बढ़ते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं डेमोक्रेसीज में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक में. तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं. It is useful to remember that when these countries adopted democracy, they may not have had all the principles of democracy as we understand them today. अब ये भी हो सकता है कि जब ये कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अडोप्ट किया था कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है, ठीक है, तो सारे प्रिंसिपल को उन्होंने शायद फॉलो नहीं किया होगा. धीरे धीरे वो उसमें ऐड करते रहे होंगे. जो हमें आज समझ आ रहा है उस टाइम पे सारे वो प्रिंसिपल्स में भी ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इन द UK हैपेंड इन 1928 एंड USA in 1965. So year when democracy was established, USA में 1787 में, स्विट्ज़रलैंड 1848, इंडिया 1947, जर्मनी 1949, केन्या 1964 एंड नेपाल 2008. तो इतना टाइम लगा है, या इतने टाइम में वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी आई है जब उन्होंने अडोप्ट किया. उससे पहले क्या होगा, किंगडम वगैरह होंगे, मोनार्की चल रहा होगा. So most of the democracies today are representative democracy, but एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस डिफरेंटली. अब सारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि वोटिंग होती है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो जाके उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ बताता है. तो सारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है आजकल, लेकिन फिर भी इन डेमोक्रेसीज में डिफरेंस है. हेयर आर द 2 फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. 2 हैं. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव. जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट है. For example, in India, the Prime Minister and the Council of Ministers are also member of Parliament. वो भी member है Parliament के. The Council of Ministers are accountable to the legislative and continue working as long as they have the confidence of the legislative. So जो Council of Ministers है वो accountable है legislative के कि उन्होंने ये काम ऐसे क्यों किया है. कोई भी चीज़ अगर वो करते हैं, और जो है वो तब तक काम कर सकते हैं जब तक कि उनका लेजिस्लेटिव उनके कॉन्फिडेंस में है कि वो सही काम कर रहे हैं. इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन कंटिन्यू वर्किंग वाइल दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो काम कब तक कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में वो जब तक हेड है या उनके पार्ट है. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेटिव. ठीक है, अब पीपल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने लोगों को जो है हेड बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं. एग्जीक्यूटिव वाली में नहीं. एग्जीक्यूटिव वाली में कौन से आते हैं, सिलेक्टेड मेंबर आते हैं. जो लेजिस्लेटिव में मिनिस्टर बने हैं उनमें से ही कुछ लोगों को इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूटिव असेंबली में भेजा जाता है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. In this form of government, the executive works independently of the legislative. ठीक है, executive work जो होगा वो independently होता है इसमें. The president is elected by the people. The president does not need to have the confidence of the legislative of his or her position. अब जो president है उसे ज़रूरी नहीं कि जो लोग वहाँ पर है उनका confidence उसे लेना, यानी कि voting होती रहती है वहाँ पर, तो उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती. In some countries like India, states within the country such as राजस्थान और केरला have their own government. उनकी खुद की गवर्नमेंट है, but they are not completely independent. वो खुद पे जो है independent नहीं है completely. They are still governed by the larger national government, the Union Government of India.
अब वो खुद कुछ चीज़ें हैं जो वो खुद से अपनी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हेड है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग टाइप की जो गवर्नमेंट है उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। You can understand the basic difference from the table 9.1 on the facing page. So 9.1 में जो है इनके आप different parts देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं what do these term means। अब ये terms का मतलब क्या है। Executive, so the executive is the organ of the government। अब ये organ है यानी कि मेन पार्ट है which is responsible for implementation the law, जिसका काम क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। मतलब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट, अगर जब तक लॉ नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। बट द प्रोसेस ऑफ इट्स इलेक्शन इज़ डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज़। लेकिन इसकी जो इलेक्शन की प्रोसेस है कि कौन बनेगा एग्जीक्यूटिव का पार्ट या नहीं बनेगा, वो हर एक कंट्री में अलग अलग है। अब जैसे लेजिस्लेटिव मतलब जो बनाएंगे रूल, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करेंगे, जुडिशरी जो इन रूल को फॉलो करवाएंगे। इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका पार्ट होते हैं। लेजिस्लेटिव लोअर हाउस होता है, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन दैट अपर सभा यानी कि राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है ये, यहाँ पर रूल बनते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है दोनों से ही, एंड लेजिस्ट्री सेपरेशन होता है पावर का। यूएसए प्रेसिडेंट हेड है, इक्वल पावर बिटवीन अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दोनों के पास सेम पावर है। ये भी इंडिपेंडेंट है दोनों से ही, जैसे पहले बताया था। अब जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट मोस्टली रखा जाता है ताकि गवर्नमेंट उसमें आके कोई अपनी तरफ से कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ताकि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सही से फैसला हो पाए। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट है, सिंगल हाउस होती है, एक ही है, और जो जुडिशरी है वो अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के पास इक्वल पावर है, अपर हाउस और लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेटर। और ये जो है आपका जुडिशरी यहाँ भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब लेजिस्लेटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या था। सो द लेजिस्लेटर इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, जो लॉ बनाता है। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम है। इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, in the USA it called Congress, in most democracy it has two houses, दो houses mostly इसमें होते हैं, upper house and the lower house। upper house और lower house क्या है, in most countries the lower house is elected by the direct voting, lower house जो है लोग जो वोटिंग करते हैं उससे सिलेक्ट होता है, and is generally more powerful than the upper house, और upper house से ज़्यादा पावरफुल होता है, which is formed by either by the election or nomination। ठीक है, जो अपर हाउस है वो इलेक्शन से ना नॉमिनेशन से बनते हैं। मतलब जो आपने लोगों ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए उनमें से जो चूज़ है रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ को चूज़ करके अपर हाउस में भेजा जाता है। दीज हाउसेज आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा। Separation of power means that the three organs of the government, legislative, executive and judiciary, work independently and do not interfere in each other function। दोनों आपस में जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। Fill in the blank column under country A and country B in the table 9.6 given on the previous page by taking two different countries। तो जैसे एक यूनाइटेड किंगडम लिया, एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट होता है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है दोनों से ही, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से। दूसरा है फ्रांस, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली एंड सेनेट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से। Analyze the table and discuss amongst yourself the similarity and differences in the examples. So all country have three branches, executive, legislative and judiciary. In both the UK and France, the judiciary is independent, ensuring separation of power. Both countries have a cameral legislative, यानी कि दो houses है उसमें। Differences क्या है, in the UK the prime minister is the head of the government, in the France the president is more powerful and direct elected. The UK has a constitutional monarchy while France is republic.
The exercise must have given you an understanding that different form of democratic government have different ways of formation. अब इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मेशन अलग तरह से होता है, फंक्शनिंग भी सबकी अलग होती है. Along with this, the relationship between the three organ of government also differ. अब जो तीन organ बताए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनका जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी अलग अलग होता है. बट एज वी रीड इन द बिगनिंग, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक इक्वेलिटी, किसमें जो है इक्वेलिटी है, फ्रीडम है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज है, रिमेन द सेम इन ऑल डेमोक्रेसी. ये चीज़ें हैं जो हर एक डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी कंट्री है. ठीक है, इक्वेलिटी, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज. After studying the above example, list the core principle of a democratic government. Do the activity given below. So the core principle of a democratic government is equality. Every citizen is treated equally before the law. Freedom. Citizens have the right to express their opinion and make choices. Universal adult franchises. All adults have the right to vote. Representative participation. Citizens elect representative to make decision on their behalf. Accountability. The government is answerable to the people. Rule of law. Everyone, including leader, must follow the law. Independent judiciary. The judiciary ensure fairness and protect fundamental right. Now you have to form a student committee in your school. Make a plan to and execute it in a democratic manner, ensuring that functions of the committee are well defined. The election process of the committee member is democratic. प्लान टू फॉर्म अ स्टूडेंट कमेटी, क्या क्या करेंगे, डिफाइन द फंक्शन ऑफ द कमेटी, क्या क्या काम उन्हें करने, फंक्शन पता होने चाहिए. ऑर्गेनाइज कल्चर, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक इवेंट, रिप्रेजेंट स्टूडेंट इशू टू स्कूल अथॉरिटीज, प्रमोट क्लीनिनेस एंड डिसिप्लिन इन स्कूल, हेल्थ इंप्लीमेंट स्कूल रूल फेयरली एंड रिस्पेक्टफुली. डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस. नॉमिनेशन. इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास कैन नॉमिनेट देमसेल्व्स. कैंपेनिंग. Nominee can explain their ideas and plan to classmates. Voting. Select ballot voting will be conducted for fairness. Counting and declaration. Votes will be counted transparently and winners announced. Representation. Each class will elect one member to ensure equal participation. Oath and responsibility. Elected member will take an oath and start working on assigned rules. This plan ensure equal opportunity, student voice and transparent governance just like a true democracy. तो ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है अ पीक इनटू हिस्ट्री. अर्ली रिपब्लिक. A republic is a form of government in which the head of the state is elected. तो जो हेड है स्टेट का उसको इलेक्ट किया जाता है एंड इट नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क. हेरिडेटरी नहीं होता, यानी कि जो राजा है उसके बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसे नहीं होता है, इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन होते हैं. दिस वॉज द केस इन एटलीस्ट 2 ऑफ इंडियाज एंशियंट महाजनपदास, एज यू माइट रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट. तो ये जो आपने महाजनपदास वाले जो चैप्टर हैं जो हमने पढ़े एंशियंट में, जो चैप्टर है आपका न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स, तो उसमें जो पढ़े थे वो इसी तरह से चूज़ किए जाते थे. इन द वाजी और विरजी महाजनपद द लिच्छवी क्लान इन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. तो जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी, सब लोग एक साथ मिलकर करते थे. एंड लीडर वर चूजन बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन बर्थ. और उनका लीडर जो चूज़ किया जाता था उसके मेरिट पर कि उसकी क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं. की पोजीशन वर फिल्ड थ्रू इलेक्शन. जो की पोजीशन यानी कि जो हेड की पोजीशन है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो इलेक्शन से वो फिल करते थे कि कौन बनेगा. एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस क्लान्स मेट रेगुलरली टू एड्रेस इश्यूज एंड डेवलप सोल्यूशन टू एंश्योर द पीपल्स वेलफेयर. अब जो हेड बनाए जाते थे, रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते थे, हर एक क्लान के हमेशा रेगुलर इंटरवल पे इकट्ठे होते थे और जो भी इश्यूज़ होते थे या उसके जो सॉल्यूशन होते थे जिससे कि लोगों का वेलफेयर होगा वो डिसाइड करते थे. एज अ रिजल्ट सच स्टेट्स हैव बीन कोल्ड अर्ली रिपब्लिक. तो इन्हें क्या बोला गया, अर्ली रिपब्लिक भी बोला गया. Indeed, the voice of the common people has been valued and upheld in India through the ages. तो इससे पता चल रहा है कि लोग जो कॉमन लोग थे उनकी बातों को सुना जाता था इंडिया में और उनकी इश्यूज पे ध्यान दिया जाता था, सोल्व किया जाता था.
इवन व्हेन द पावर वॉज इन द हैंड ऑफ अ किंग और क्वीन। यहाँ तक कि जब राजा महाराजा होते थे, राजा या रानी वगैरह होते थे, उस टाइम पे जब उनके हाथ में पावर थी, तब भी कॉमन लोगों की बातों को, इश्यूज़ को सुना जाता था और सोल्व किया जाता था। अ रिमार्केबल एग्जाम्पल फ्रॉम द चोलाज पीरियड इज सीन इन द उत्तरम Perur inscription from the 10th century CE in Tamil Nadu, which provides us with the detail about the election of member of village sabha। अब चोला पीरियड का जो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा ये इंस्क्रिप्शन, इसमें बताया गया है कि किस तरह से इलेक्शन से विलेज सभा के मेंबर को चुना जाता था। वी लर्न अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग सील्ड बैलेट बुक्स। अब इलेक्शन प्रोसेस के जो सील्ड बैलेट बुक्स हैं उनसे भी पता चलता है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, देयर ड्यूटीज़ एंड ऑल्सो द कंडीशन दे कुड लीड टू देयर डिसमिसल। अब कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब चीज़ें होती थी, उनके काम क्या क्या है वो भी, और साथ में अगर उस तरह से वो काम ना करें या कुछ कंडीशंस थी अगर उनको फुलफिल ना करें तो उनको वहाँ से हटाया भी जा सकता था। तो ये तमिलनाडु में जो मिला है यहाँ पर लिखा गया है। For instance, member would be immediately removed if found to have indulged in any corruption। अगर किसी करप्शन में वो पार्टिसिपेट किए हैं तो वो तभी के तभी उन्हें उस ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। Slave, a person who is forced to work for and obey another and is considered to be their property। तो स्लेव क्या है, एक इंसान जिसको जो है ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और उसको जो है वो लोग या जो भी उसका हेड है, जो उसका जो जिसके लिए वो काम करता है, वो उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो अगर ऐसे भी होगा तो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। देयर वर रिपब्लिक इन अदर पार्ट्स इन द वर्ल्ड टू। अब जो है दुनिया है उसके अलग अलग पार्ट्स में भी जो है रिपब्लिक में भी ये चीज़ें थी। इन द 5th and 4th century BC रोम एंड ग्रीस हैड रिपब्लिक। रोम और ग्रीस भी रिपब्लिक थे। इन सम रीजन ऑफ ग्रीस फ्री मैन कुड वोट। फ्री मैन वोट कर सकते थे, बट वुमेन, वर्कर्स एंड स्लेव कुड नॉट। अब स्लेव मतलब जिनको जो अपना गुलाम समझते थे कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारा काम करेंगे, और फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता था। अब ग्रीस में जो है कुछ जगह पर फ्री मैन, ठीक है, सिर्फ आदमी वोट करेंगे, वो भी जो सिर्फ फ्री है वो, वुमेन, वर्कर और स्लेव वोटिंग नहीं कर सकते। अदर एरियाज हैड अ सिस्टम वेयर ओनली अ स्मॉल प्रिविलेज्ड ग्रुप कुड वोट और मेक डिसीजन। और कुछ एरिया में ऐसे थे कि जो प्रिविलेज्ड है, यानी कि जो अच्छे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे वगैरह हैं या कुछ भी है, ज़मीन ज़्यादा है, तो वो वोट कर सकते थे और डिसीजन ले सकते थे, बाकी नहीं। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब दूसरी क्या है, इन द प्रीवियस सेक्शन वी सो डेट डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर। डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट है आज की दुनिया में। एंड डेट देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, और अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी भी होती है। लेट अस नाउ लुक एट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरी तरह की गवर्नमेंट कौन सी है, इसको हम पढ़ते हैं। एज वी सो इन चैप्टर ऑफ तापस्त्री ऑफ द पास्ट, महाजनपद वर हेडेड बाय किंग। ठीक है, जो हेड होते थे उनके कौन होते थे, किंग होते थे। हु वर गाइडेड बाय द सभा और समिति एंड वर एक्सपेक्टेड टू टेक द डिसीजन एंड एडवाइज टू ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन सीरियसली। अब इनका काम क्या होता था, जो सभा है, समिति के जो उनको क्या करते थे, एडवाइस करते थे कि आपको इस तरह से करना है, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करते थे। और राजा का काम था इन इंस्टीट्यूशंस को या इन समिति वगैरह को सीरियसली लेना, इनके अकॉर्डिंग काम करना। एज एम्पायर वर बिल्ट एंड एक्सपेंडेड अक्रॉस इंडिया, जैसे जैसे एम्पायर बनता और बड़ा होता रहता, पूरी इंडिया में फैलता रहता, किंग बिगेन्स टू गेन इमंस पावर, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती थी। येट दे रिलाइड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अ नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल टू हेल्प देम गवर्न द एम्पायर। फिर भी वो क्या करते थे, रिलाई करते थे, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे चर्चा करते थे इस बारे में कि इसका हम कैसे जो है कर सकते हैं या किस तरह से इसका यूज़ करेंगे या लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम करेंगे, यानी कि जो भी डिसीजन है वो हमेशा उसको डिस्कस करते थे। एंड अ नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल जो है उनकी हेल्प करता था गवर्न करने में एम्पायर को। इन मैनी केसेस द किंग ऑल्सो सोट द एडवाइस ऑफ लर्नड स्कॉलर्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू धर्म। अब धर्म से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती तो लर्नड स्कॉलर्स जो हैं, ठीक है, जिन्हें हम विद्वान बोलते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, चीज़ें पढ़ी हैं, की हैं, राजा जो है उनसे एडवाइस लेते थे कि इसको हम कैसे सोल्व करें। ऑफ कोर्स देयर वर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किंग हु यूज देयर पावर टू सबजॉइंट देयर पीपल। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जब किंग ने जो है क्या किया, कंट्रोल ले लिया पूरा फोर्स से लोगों के ऊपर अपनी पावर का यूज़ करके। सबजॉइंट मीन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ पीपल,
और प्लेस बाय यूजिंग फोर्स एंड मेक द पीपल ओबे। ठीक है, लोगों को फोर्स से अपने जो है मतलब उनसे लड़ाई करके मार कर फोर्सफुली उन पे अपना रूल किया एंड देन उनको अपने रूल फॉलो करवाए। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किंग हैड ऑल द पावर, राजा के पास सारी पावर होती थी कुछ कुछ जगह में। दे मेड द लॉज, वो लॉ बनाते, एनफोर्स भी कर देते, एंड ऑल्सो डिसाइड द पनिशमेंट, पनिशमेंट भी खुद ही डिसाइड कर दे। इन सम केसेज दे क्लेम टू हैव रिसीव डिवाइन पावर फ्रॉम गॉड, और कई बार तो ऐसे ही बोल देते कि मुझे तो भगवान ने पावर दी है, डिवाइन पावर है मेरे पास भगवान की। However, in many parts of India, the power of the rajas were neither absolute nor beyond question. अब जो राजा की जो पावर होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब ना तो इतनी ही ज़्यादा, और मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, जिस जगह पे उसका राज्य वहाँ पे वो जैसे मन करे वैसे रूल करेगा। द किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजन वाइल स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ राजधर्म। अब इनमें क्या होता था, राजधर्म, इसके लिए कुछ चीज़ें उन्होंने डिसाइड कर रखी थी। ठीक है, इंडिया में क्या होता था, हमेशा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो लिमिट के अंदर होगा, जो राजधर्म का आपको पालन करना है। दिस मेंट रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्म, धर्म के अकॉर्डिंग काम करना है, एंड एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, और हर एक इंसान की जो है उसमें वेलफेयर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इस तरह से आपको रूल करना है और पनिशमेंट देनी है अगर देनी भी पड़े तो। दिस वॉज एन आइडियल डेट किंग डिड नॉट नेसेसरली अचीव, तो ये एक आइडियल था जो लोगों मतलब किंग्स जो अपने एक बार राजा बन जाते उन्हें लगता था कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आदर्श ये माना जाता था, उसके अकॉर्डिंग किंग अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें करते थे। नेक्स्ट, व्हाट माइट हैपन इफ द किंग कंसीडर्ड himself to have divine power, how would he rule over the people? So the king may believe he is above the law and not answerable to anyone. He might make unfair or biased decision without consulting advisor or the people. The king could ignore the needs and right of the common people. There may be no justice or equality under this rule. People may be afraid to speak up or protest against wrong decision. The king may use his power to benefit only himself or a few close allies. Over time, this could lead to a public anger, dissatisfaction, and rebellion. In word, it would result in lack of freedom and loss of people trust in the ruler. So क्या होगा, वो खुद को लो से ऊपर समझेगा, अनफेयर होगा, बायस्ड होगा, भेदभाव करेगा सब में, सबकी नीड को राइट को इग्नोर करेगा, जस्टिस नहीं होगा, लोग कुछ भी बोलने से डरेंगे और वो सिर्फ खुद को ही बेनिफिट करेगा या जो उसके आसपास के लोग हैं। कुछ टाइम के बाद जब लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, फिर लोगों का एंगर देखने को मिलेगा, डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा और विद्रोह हो जाएगा और वो राजा वहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे 17th सेंचुरी राजपूत मिनिएचर पेंटिंग डिपाइटिंग भीष्मा लाइंग ऑन अ बेड, तो ये भीष्म है, भीष्म पितामह, जो आपने महाभारत में पढ़ा होगा, तो वो उनको जो है इस तरह से जो एरोज होते हैं उनके ऊपर वो लेटा दिए गए थे। टीचिंग युधिष्ठिरा वाइल कृष्णा सिट्स ऑन द हेड, अब ये कृष्णा और वो युधिष्ठिरा को कुछ चीज़ें बता रहे हैं और उसके मोमेंट का वो विटनेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर थी। सो इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत, तो ये शांति पर्व के बारे में महाभारत के, व्हेन भीष्मा द वाइज एल्डर ऑफ द कुरु डायनेस्टी, सो कुरु डायनेस्टी की सबसे वाइज जो है एल्डर इन्हें बोला जाता है, लाइज ऑन द बेड ऑफ एरोज अवेटिंग हिज डेथ, वो अपनी डेथ का वेट कर रहे हैं। ही टीचेस युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर को बताते हैं। युधिष्ठिर कौन है, द एल्डेस्ट पांडव, पांडवों में जो सबसे बड़ा है वो। द ग्रेट लेंथ ऑन गुड गवर्नर जस्टिस एंड द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राजा, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से गवर्नेंस करनी है, अच्छी जस्टिस पे ध्यान देना है और एज अ राजा तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अ राजा इज़ नॉट जस्ट अ रूलर, वो सिर्फ एक राजा नहीं होता। द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल इज़ हिज हाइएस्ट प्रायोरिटी, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, अपने लोगों का वेलफेयर करना, देखभाल करना। ही मस्ट अप्लाई द लॉ विदाउट बायस टू एंश्योर फेयरनेस एंड इक्वलिटी, उसे जो है लॉ अप्लाई करना है बिना बायस हुए, यानी कि भेदभाव नहीं करना है, फेयरनेस और इक्वलिटी उसे इंश्योर करनी है। ही मस्ट नॉट गेट अटैच टू पावर एंड इट फोस्टर ईगो एंड करप्शन, और उसे जो है पावर से अटैच नहीं हो जाना है कि मेरे पास पावर है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उसमें ईगो और करप्शन आ जाएगा, तो ये चीज़ उसे नहीं करनी है। ही मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम वाइज एडवाइज़र टू एंश्योर जस्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जो भी उनके जो गाइडेंस है, जो एडवाइज़र हैं उनसे गाइड लेना हो, उन्हें गाइडेंस लेनी है, पूछना है, ताकि वो जो भी उसके डिसीज़न बने वो अच्छे से हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो।
द राजा मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट हिज अथॉरिटी इज टेम्परेरी एंड बोर्न बाय धर्मा, कि उसकी जो ये अथॉरिटी है वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है और धर्मा से बंधी हुई है, धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. किंग चंद्रपेड़ा wanted टू बिल्ड अ टेम्पल ऑफ हिज डाइटी, तो वो अपने जो उनके भगवान है उनके लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे. बट द हट ऑफ द स्टफ बोर्न कोबलर स्टूड इन द वे, लेकिन जहाँ उन्हें बनाना था एक कोबलर थे, ठीक है, जो काम करते हैं, वो उनकी जो हट है वो वहाँ पर आ गई थी. तो व्हेन द बिल्डर कंप्लेन टू द किंग दैट ही डिड नॉट इवन अलाउ देम टू टेक मेजरमेंट, तो जब जो बिल्डर्स है वो बना रहे थे उन्होंने बोला कि हम उसके पास जाते हैं तो हमें मेजरमेंट लेने नहीं दे रहा है. द किंग ब्लेम्ड देम फॉर नॉट आस्किंग द कोबलर परमिशन फर्स्ट, तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या उससे पहले परमिशन ली, उसकी जगह तो परमिशन तो उससे लेनी पड़ेगी ना, क्या तुमने उससे परमिशन ली. द किंग रिसीव्ड द कोबलर who explained that his humble hut was like a mother to him and as precious to him as the palace was to the king. तो जब फिर राजा उसे बुलाते हैं कोबलर को, उससे बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें क्या करना है, तो कोबलर बताता है कि ये हट मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, ये मेरे लिए उतनी ही कीमती है जितनी आपके लिए ये महल. द misery people feel when their home are forcibly taken away can be described only by a god who has fallen from his chastel car or by a king who has lost his kingdom. तो बोल रहा है कि हम लोगों के लिए हमारे मिजरी मीन्स जो दयनीय लोग हैं उनके लिए उनका घर टूट जाना और फोर्सफुली उसे ले लेना, ये उसी तरह से है जैसे कोई भगवान जो है अपनी जो उनकी जो भी बहुत अच्छी गाड़ी या जिसमें वो जाते हैं उससे गिर गई या राजा का राज्य छीन गया, तो ये उतना ही बुरा हमारे लिए है. Nevertheless, the cobbler expressed his readiness to let go of his hut if only the king would come and respectfully ask for his permission. तो उसने बोला कि अगर राजा खुद आके मुझसे रिस्पेक्टफुली पूछता है तो मैं इसकी परमिशन दे दूंगा. विच द किंग डिड, तो किंग ने ये ऐसा किया भी, गिविंग हिम एडिक्वेट मनी एज कंपनसेशन. और जब उसका वो तोड़ा गया हट जो जहाँ वो रहता था तो उसको जो कंपनसेशन में पैसे भी दिए गए ताकि वो अपना दूसरा घर बना सके. फॉर दोज हु डिज़ायर हैप्पीनेस देयर शुड बी नो फॉल्स प्राइड. तो अगर किसी को हैप्पीनेस चाहिए तो दूसरे के दुख से उसे नहीं मिलना चाहिए, कोई भी फालतू का उसे वहम नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए कि मैंने तो ये कर दिया, घमंड नहीं होनी चाहिए झूठा. कंक्लूड द टेक्स्ट while the cobbler praised the king commitment to धर्मा. अब कोबलर ने बोला, उसकी प्रशंसा की कि कैसे उन्होंने धर्म का पालन किया. इवन टुवार्ड्स अ लोली सब्जेक्ट, लोली मीन्स इतने, मतलब एक कोबलर का काम करने वाले से भी जब राजा को ज़रूरत थी तो उसने उनसे भी मांगा. तो यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ यहाँ बताई है कि राजा का काम है धर्म का पालन करना, ठीक है. इसके लिए उसे ये नहीं देखना है कि कोई इंसान कुछ नहीं करता, ये तो छोटा सा हट है, मैं तो इसे ज़बरदस्ती हटा सकता हूँ, तो ऐसे नहीं करना है. अगर आपको किसी की कोई चीज़ हटानी है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देम, ठीक है. तो वही राजा ने यहाँ पर किया था. अब मोनार्की टूडेज. अब मोनार्की इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह की गवर्नमेंट है डेट इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क, जिसे जो है एक मोनार्क रूल करता है. किंग्स एंड क्वींस आर कोल्ड मोनार्क्स, किन्हें मोनार्क बोला जाता है, जो राजा या रानी है उन्हें. हु एक्सरसाइज देयर सोवेनियर्स पावर. अब सोवेनियर्स पावर क्या है? सोवेनियर्स इंडिकेट दैट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ अ कंट्री इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. बाहर का उन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं. मोनार्क क्या होता है? किंग और क्वीन हु इनहेरिटेड देयर पोजीशन फ्रॉम देयर फैमिली, जो अपनी फैमिली से अपनी पोजीशन, जैसे राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, अगर बेटा नहीं है तो बेटी रानी बनेगी. यूजुअली पासिंग इट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विद इन द रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली में एक से आगे वो पास होता रहता है. मोनार्की आर यूजुअली हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडेटरी होता है, फैमिली टू फैमिली वो पास होता है. टिपिकली द एल्डेस्ट सन ऑफ द रूलिंग मोनार्क बिकम द नेक्स्ट किंग, जो बड़ा बेटा होता है, जो राजा है उसका जो बड़ा बेटा होगा वही नेक्स्ट किंग बनेगा. टुडे वी हैव टू टाइप ऑफ मोनार्की, दो तरह की मोनार्की है आज के टाइम पे. एब्सोल्यूट मोनार्की. इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्क हैज़ कंप्लीट कंट्रोल इन द मेकिंग ऑफ लॉ. इसमें क्या होता है, पूरा जो कंट्रोल है लॉ बनाने का वो इनके पास होता है. एंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड एंड एडजुडिसिटिंग व्हेन दे आर नोट, ठीक है. अब एडजुडिसिटिंग क्या है? जजिंग अ केस व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट. सो उनका काम क्या है? इंश्योर करना, उन्हें फॉलो करना, और एज अ जज जो है वो उसको डिस्प्यूट को सोल्व करेंगे. सऊदी अरेबिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्की.
Here the king holds all the power and governor according to Islamic law. However, he appoint a council that advise and assist him on governance, but he is not bound by the council advice. अब देखो इसका काम है वो रूल बना सकता है, पावर उसके पास होती है, और कैसे गवर्न करेगा, इस्लामिक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो गवर्न करता है, ठीक है, अपना राज्य चलाता है। लेकिन फिर भी उसने एक काउंसिल रखी हुई है अपने लिए जो उसे एडवाइस करेगी, असिस्ट करेगी कि यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वो बोर्ड नहीं है कि उसे उनकी एडवाइस माननी ही है, अगर उसका मन कर रहा है तो मानेगा, नहीं मन कर रहा तो वो नहीं मानेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। Constitutional monarchy. Let us consider an example of a different kind of monarchy. The United Kingdom of or Britain is also a monarchy. The head of the state is the king or queen. Head कौन होता है, राजा या रानी, but he or she has only nominal power. इनके पास जो है nominal, नाम के लिए power है. And the real power of the executive is एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर. जो रियल पावर है वो किसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव वाले की, रो बनाने वाली, वो जो एग्जीक्यूट करना है उसे, उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर के पास है. द लेजिस्लेटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव पावर किसकी है, पार्लियामेंट के पास है. सो दिस मीन दैट ऑल द लॉज आर मेड बाय the elected parliament and executive power is exercised by the council of minister led by the prime minister. So इससे क्या पता चला, जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो बनाएगी, और उन लोगों को फॉलो करना, सब करना वो कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं. सो वाइल ब्रिटेन हैज़ अ किंग, ब्रिटेन का किंग भी है, इट रियली इज टुडे अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी आता है. दिस काइंड ऑफ मोनार्की इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है, दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर चल रही है. अब ये किंग्स चार्ल्स थर्ड जो है उनकी यहाँ पर पालकी है इन अ सेरेमनी कोच ड्यूरिंग द विजिट ऑफ ए फॉरेन डिग्निटरी, यानी कि कोई बाहर से आया तो उनका यहाँ बताया है. थेरोक्रेसी. अब थेरोक्रेसी क्या है, अ थेरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the country is ruled by the rules of religion and religious leader. अब यहाँ पर जो रूल होगा वो कैसे होगा, रिलीजन के रूल के अकॉर्डिंग होता है या रिलीजियस लीडर यहाँ पर होते हैं. ईरान, whose full official name is Islamic Republic of Iran, ठीक है, इसका पूरा नाम ये है, has a unique political system combining element of both theocratic and democratic governance. इसमें दोनों चीज़ें हैं, थ्योरीक्रेसी भी है और डेमोक्रेसी भी है. Their constitution is based on the fundamental principle of Islam. इनका constitution किस पे बेस है, जो fundamental principle इस्लाम से आते हैं उस पे. The country is official religion, और ये country का official religion भी है. The supreme leader who has the ultimate authority over the legislative, executive and judiciary is selected by a group of Islamic caliphs and his term is for life. तो जो इन तीनों का जो सुप्रीम लीडर चूज़ किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का, वो इस्लामिक सरिलिक जो है वो ग्रुप है, वो चूज़ करते हैं कि उसकी लाइफ किस तरह की, उसकी टर्म के अकॉर्डिंग है. देर आर ऑल्सो एन इलेक्टिव प्रेजिडेंट एंड अ पार्लियामेंट दैट टेक केयर ऑफ एवरीडे गवर्नेंस. यहाँ पर एक इलेक्टेड प्रेजिडेंट और पार्लियामेंट भी है जो हर चीज़, गवर्नेंस को अच्छे से देखती है. द इंटेंट ऑफ द रिपब्लिक इज़ टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द इस्लामिक नो. अब जो इंटेंट है इस रिपब्लिक का वो क्या है कि जो भी चीज़ें चलेंगी वो इस्लामिक के अकॉर्डिंग, इस्लामिक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगी. अदर थ्योरोक्रेसीज करंटली इन एग्जिस्टेंस इंक्लूड अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटी. तो यहाँ पर भी जो है थ्योरोक्रेसीज हैं. डिक्टेटरशिप. So a dictatorship is a form of government in which one person or a small group possesses absolute power. डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इसमें एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें या तो एक ही इंसान होगा या जो है छोटा एक ग्रुप होगा लोगों का जिनके पास सारी पावर होती है. They do not have any limits imposed on them by a constitution or law. उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लॉ इनके ऊपर लगा दिया, तो ये ऐसी कोई चीज़ को नहीं मानती, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं. The 20th century witnessed many examples of dictators who created extremely difficult circumstances for the people. So 20th century में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे, बहुत सारे डिक्टेटर्स देखने को मिले जिन्होंने लोगों के लिए सर्कमस्टेंस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया था. We only see two of them here. यहाँ पर हम दो ही देखेंगे. Soon after Adolf Hitler was Adolf
हिटलर वॉज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933। तो ये एडोल्फ हिटलर हैं, सो 1933 में इन्हें चांसलर जो अपॉइंट किया गया था। ही पासेस लॉ दैट गेव हिम फुल पावर एंड एलिमिनेटेड द ओपोजिशन। तो उन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया जिससे कि ओपोजिशन को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया और पूरी पावर इनके पास आ गई। ही वॉज नाउ अ डिक्टेटर, अब वो एक डिक्टेटर बन गए थे। कन्विंस्ड ऑफ द सुपरियरिटी ऑफ हिज पीपल, जिससे वो सबके जो है हेड बन गए थे, यानी कि सबसे बड़ा वो खुद को ही मानते थे, सुपीरियर खुद को मानते थे। ही बिलीव दैट जर्मनी शुड रूल द वर्ल्ड एंड डोमिनेट इन्फीरियर रेसेस, और उनका ये मानना था कि जर्मनी को पूरे दुनिया पे रूल करना चाहिए, जो इन्फीरियर, जो उनसे दूसरी रेसेस है, मतलब जो धर्म को मानते, दूसरे धर्म को मानने वाले को वो इन्फीरियर मानते थे, उन सब पे हमें डोमिनेट करना चाहिए। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन जूस। उन्होंने जो जूस जो थे 6 मिलियन, जो ये दूसरा जो है धर्म है, उनके 6 मिलियन लोगों को मार दिया था। एज वेल एज 100,000 ऑफ रोम एंड अदर्स ग्रुप ऑफ पीपल, और बहुत सारे दूसरे लोगों पे भी। इन फैक्ट ही वॉज द कोज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन द ईयर 1939 टू 1945। तो ये ही जो मेन है जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, विच रिजल्टेड इन इमेंस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज इन मैनी कंट्रीज, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ भी गई और प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा खराब हुई। आदि आमीन वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर इन उगांडा। तो उगांडा में जो है ये मिलिट्री डिक्टेटर थे। ही वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्सिलस किलिंग ऑफ 1000 ऑफ पीपल। सो बहुत सारे लोगों को इन्होंने मरवा दिया था और बिना ये देखे कि कौन सही है नहीं है। मैनी इंडियंस हुज एंसेस्टर had migrated to Uganda a few generation before were forced to flee the country। और बहुत सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। तो बहुत सारे इंडियंस भी हैं जिनके जो है एंसेस्टर, यानी कि पहले वो युगांडा में रहते थे लेकिन इनकी वजह से वो वहाँ से आ गए थे। कार्किकेचर्स, अ ड्राइंग डेट मेक्स समवन लुक फनी। अब ये क्या है, एक ड्राइंग है जिससे वो इंसान क्या है, थोड़ा सा फनी लगता है या फुलिश लगता है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द अपीयरेंस इज एग्जैगरेटेड, क्योंकि इनकी कुछ चीज़ों को बहुत एग्जैगरेटेड, बहुत बढ़ा के दिखा दिया गया। तो ये आदि अमीन जो है उनकी पिक्चर है। नाउ द रोमा और रोमानी पीपल वर ओरिजिनली nomads based on their linguistic and cultural characteristics. Scholars have determined that they have originated in India. So जो रोमा है या रोमानी पीपल है वो नोमाड्स, यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति, जो घूमते रहते इधर उधर। सो उनकी जो लिंग्विस्टिक था या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी, उनको देखकर लोगों को लगा कि वो इंडियन है। They first settled in part of Eastern Europe but have now migrated to several countries of the world. पहले वो ईस्टर्न यूरोप में जाकर सेटल हुए, धीरे धीरे जो दुनिया की बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पर माइग्रेट हुए। स्टोरी ऑफ शान। शाने लिव्स इन नॉर्थ कोरिया विच हैव अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल फॉर हिज एवरीडे लिविंग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में जाके वो गए, वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए रूल डिफाइंड है। He is currently serving in compulsory military service in which he is expected to serve in the military till the time government decide। अब वो उससे मिलिट्री सर्विसेज में काम करना है जो सबके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन कब तक, जब तक कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कब तक उसे काम करना है तो करता रहेगा। देर आर ऑल्सो रूल अबाउट हाउ हिज हेयर शुड बी कट। यहाँ पर रूल है कि वो अपने हेयर कैसे कट करेगा, क्लोथ ही शुड वेयर, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। ही कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल इंटरनेट, जो है ग्लोबल इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड सो इज़ अनवेयर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड हिज ओन कंट्री। और जो आउटसाइड कंट्री है, बाहर की जो कंट्री है, उस दुनिया में जो बाकी कंट्री है उससे कुछ नहीं पता, उसका अनवेयर है। The government watches his every action closely and he is also expected to report about anyone who tries breaking any of the defined rules। और गवर्नमेंट जो उसके हर एक एक्शन को देखती है कि वो क्या कर रहा है, अच्छे से, मतलब पूरा क्लोजली उनको ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसके बाद में अगर उसे पता चलता है कि किसी ने अगर रूल ब्रेक किया है तो वो भी उसे जाकर उनको बताना है। वन डे ही मेट अ टूरिस्ट हु आस्क्ड हिम व्हाई डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम हेयर कट हेयर। तो एक टूरिस्ट आए, उन्होंने उससे पूछा कि आप सबका सेम हेयर कट क्यों है। सो टू दिस एंड रिस्पॉन्ड वी ऑल वांट टू एक्सप्लोर न्यू स्टाइल्स, कि हम सभी नया स्टाइल या नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट द गवर्नमेंट डिसाइड द वे वी शुड कीप आवर हेयर, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे हेयर किस तरह के होंगे। Now, does Shane country look like a democracy? So no, Shane's country does not look like a democracy. It appears to be a dictatorship.
where people has no freedom to make personal choices and the government control every aspect of life. हाउ डू यू थिंक शांस एवरीडे लाइफ वुड बी? तो कैसी होगी? स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सब कुछ उनका देखती है. लैकिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ड्रेस एंड इंटरनेट एक्सेस, फिल्ड विद फियर एज ही वॉज्ड कॉन्स्टेंटली, ओबीडियंट टू ऑर्डर्स even when he disagree with them, isolated from the outside world without knowing what is happening globally. उन्हें बाहर का कुछ नहीं पता है, डर में रहते हैं, चाहे उन्हें रूल पसंद है या नहीं है वो ही करना है, और यहाँ तक कि कपड़े कैसे पहनने हैं, हेयर कट कैसा लेना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ कंट्री? क्या आप ऐसी कंट्री में रहना चाहेंगे? सो नो, आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन सच अ कंट्री बिकॉज देयर इज़ नो फ्रीडम. फ्रीडम नहीं है, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर्सनल चॉइसेस नहीं बना सकते, एवरी एक्शन जितने भी हैं मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो फियर होता है, हमेशा डर रहता है, स्ट्रेस बना रहता है. पीपल कैन नॉट एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते दूसरी दुनिया से, एंड इट डज़ नॉट अलाउ इंडिविजुअल टू लिव अ डिग्निटी, लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं. डेमोक्रेसी ऑफर अ बेटर लाइफ वेयर सिटीजन हैव राइट्स, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट. ओलिगार्की, ओलिगार्की, द वर्ड ओलिगार्की इज अ ग्रीक ओरिजिन वेयर oligos means a few and archos means to rule or command. So it is a type of government where a small and powerful group make all the important decisions. Usually they are wealthy families or influencer people. सो ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसको क्या करना है, कौन सा रूल बनेगा या क्या नहीं बनेगा. इन सम प्लेसेस इन एंशियंट ग्रीस, aristocratic families ruled and oligarchies. In modern time, political commentators have observed that even some democracies show sign of oligarchy when a small group of politicians and wealthy business people होल्ड टू मच इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस. तो आजकल भी जो है बहुत सारी चीज़ों में मॉडर्न टाइम में भी ये देखने को मिलता है जहाँ पर डेमोक्रेसी तो चल रही है लेकिन उस डेमोक्रेसी में ओलिगार्की है. कैसे वो ओलिगार्की? क्योंकि जो कुछ लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या जो बिजनेस लोग हैं वेल्दी हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है. गवर्नमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करती है कि ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए. अब पॉलिटिकल कमेंटेटर क्या है? पीपल हु एनालाइज एंड शेयर देयर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल इवेंट. तो वो लोग जो पूरा ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने ओपिनियन बताते हैं उसके अकॉर्डिंग. जैसे कि एक कार्टून है 1889 का, डिपाइसिटिंग एंड ओलिगार्किक सिचुएशन की हेड यही है. ये जो नीचे बैठे हैं ये तो सिर्फ इनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और यही सब चीज़ें ऐसे यहाँ पर चलती हैं. Now look carefully at the picture in figure 9.13 on the previous page. It devised an elected body in the US in the late 19th century. The people shown in the cartoon are all elected members. What do you observe? What do you see at the top left hand corner of the cartoon? Who do you think is making decision in the elected body? So the cartoon shows that although the members are elected, they seems to be under the influence of rich businessmen and powerful group. इलेक्ट किया गया है लेकिन मेनली रिच बिजनेसमैन और पावरफुल जो ग्रुप है उनके अंडर ही वो काम कर रहे हैं. एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर वी कैन सी लार्ज शेडोइज फिगर रिप्रेजेंटिंग wealthy people and corporation sitting above the elected member. This suggests that real decision are being made by the rich and powerful. यानी कि रियल डिसीजन वही बनाएंगे, नीचे वाले तो सिर्फ उनके पपेट की तरह काम कर रहे हैं. इट शोज अ सिचुएशन वेयर मनी एंड इन्फ्लुएंस कंट्रोल पॉलिटिक्स. तो वहाँ पे क्या है? मनी और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं. कैन अ डेमोक्रेसी टर्न इनटू अ ओलिगार्की? What can people do to keep democracy strong? So yes, a democracy can turn into a oligarchy if a small group of rich and powerful people start controlling decision and ignore the needs of people. Stay informed and aware. इन्फॉर्म रहना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली इलेक्शन और जो भी पब्लिक डिस्कशन हो उनमें. होल्ड लीडर अकाउंटेबल, उनसे पूछे कि ये क्यों हुआ है, प्रोटेस्ट करके पूछ सकते हैं, पेटिशन डाल सकते हैं, फ्री मीडिया का यूज़ कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं. रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस है या मिसयूज़ हो रहा है पावर का, तो अपनी आवाज़ उनके खिलाफ उठाना है. ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करना है, फेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी है. वाई डेमोक्रेटी मैटर? अब डेमोक्रेसी जो है मैटर क्यों करती है?
So these different type of government shows us that democracy is not the only way in which countries are governed. डेमोक्रेसी सिर्फ अकेली चीज़ नहीं है जिसकी तरह से कंट्रीज़ में राज्य या सरकार चलती है, बट इन मोस्ट कंट्रीज डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर. सिर्फ ये है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि बाकी अलग अलग तरह के टाइप से डेमोक्रेसी एक अच्छा वे है, बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट चलाने का. लेट अस डू अ क्विक कंपैरिजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर. कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक बिलो इन डिफरेंट फॉर्म्स. अब यहाँ पर अलग अलग तरह से दी हुई है गवर्नमेंट एंड फिल द बॉक्स येस और नो. जैसे कि इक्वेलिटी, इक्वेलिटी किस में होगी, यहाँ पर होगा, ठीक है, सॉरी डेमोक्रेसी में होगा, यहाँ पर नहीं होगा. फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसमें है, सेपरेशन ऑफ पावर भी इधर है, वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी भी इसमें है. डेमोक्रेसी में ये कोई भी चीज़, सॉरी डिक्टेटरशिप में नहीं होगा, ऑब्सोल्यूट मोनार्की में भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगा. तो इसीलिए इन कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा सही है बाकी चीज़ों से. Now you have learned the basic characteristic of various forms of government. Do a small role play. आपको एक छोटा सा रोल प्ले करना है अपनी क्लास में. Enact democracy. डेमोक्रेसी को कैसे एक्ट करेंगे? So in the role play, students were allowed to nominate themselves, campaigning and vote to choose their leader. The elected student then choose decision after discussing the others. This showed how everyone had a voice and decisions were made with maturity support. Enact monarchy. One student was declared the king or queen without any voting. They made all the decision alone and other has to follow. तो मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. एक बार डेमोक्रेसी किया, फिर मोनार्की किया जिसमें एक ने अपने आप को राजा बता दिया, अब मैं ही राजा हूँ, मैं जो करूँगा वैसा ही होगा. So this form highlighted centralized power and no shade of other in decision making. इनेक्ट डिक्टेटरशिप में क्या करेंगे, वन स्टूडेंट जो है फोर्सफुली सब पे कंट्रोल ले लेगा, गिव स्ट्रिक्ट ऑर्डर विदाउट लिसनिंग टू एनीवन. पनिशमेंट वर गिवन टू डिसोबीडियंस, जो नहीं मानेगा उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, और कोई भी डिस्कशन नहीं होगा. तो इसमें क्या होगा, फियर बेस्ड रूल वहाँ पर होगा और फ्रीडम सबकी ले ली जाएगी, किसी को फ्रीडम नहीं मिलेगी. व्हाट डू यू फाइंड विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो कौन सी मोस्ट सुटेबल है? सो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज everyone gets a chance to participate, leaders are elected and held accountable, decisions are made through discussion and consent, it ensures freedom, equality and justice for all. तो इसलिए डेमोक्रेसी अच्छा है. Now you have read about different form of government above and how the form of government define the lives of its citizen. तो पढ़ा कि अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट कैसे और किस तरह से वो फॉर्म करते हैं, हर एक सिटीजन में किस तरह से काम करता है. In the previous table we could see the representation of the people choices and right various across the different form. अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लोगों की चॉइस को किस तरह से देखा जाता है, हमने टेबल में ये देखा. तो इन द जेन्युइन डेमोक्रेसी द पीपल कैन लीड देयर एवरीडे लाइव्स इन अ वे दे वांट. सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपनी लाइफ को उस तरह से जी सकते हैं, रह सकते हैं जैसे वो चाहते हैं. दे कैन चूज़ वट टू स्पीक, चूज़ कर सकते हैं क्या बोलना है, क्या पहनना है, वट बिलीव टू फॉलो, किसको फॉलो करना है, हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है. ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इन अ डेमोक्रेसी until and unless it harms someone else right. आप डेमोक्रेसी में सब कुछ कर सकते हैं जब तक कि आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान ना हो रहा हो, किसी दूसरे के राइट का हार्म ना हो रहा हो, तो तब तक आप जैसे चाहें वैसे बिहेव कर सकते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पीपल चूज देयर गवर्नमेंट, वो लोग अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं. द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इट्स पीपल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स टू इट्स सिटीजन. गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है, उन्हें आंसर देना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है या नहीं, और साथ में प्रोटेक्ट करना लोगों के राइट्स को, रिस्पॉन्सिबल होना, उनकी जो बेसिक नीड्स है उन्हें फुलफिल करना. इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छे से अपने फंक्शंस को नहीं फॉलो कर रही है, परफॉर्म कर रही है, द पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर सकते हैं. दिस इंश्योर दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट चेक ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट डज. तो अब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट चेक रहता है, चेक मतलब डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं सही से काम हो रहा है या नहीं, कि क्या क्या गवर्नमेंट कर रहे हैं. Thus the value and ideal of the government in a democracy should focus on the well-being of all its people. So जो वैल्यू है, जो आदर्श है गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी में क्या होंगे, लोगों का वेल बींग करना, कि लोगों के लिए सही हो.
Our country is a democracy and you can see many of the feature of a democracy in our lives every day. अब आपको ये नहीं बोला जाता ना कि आपको ये ही हेयर कट लेना है, दूसरा नहीं लेना है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं. तो डेली लाइफ में भी आपको वो सब चीज़ें फीचर्स देखने को मिलते हैं. इट इज़ देयरफॉर नो वंडर दैट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडोप्टेड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. सो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज़ जो है दुनिया में, उन्होंने अडोप्ट किया है डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटी के जो रूल्स हैं उन्हें. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड, और साथ में आपको ये अपने माइंड में रखना है, हाउएवर दैट इवन डेमोक्रेसी हैव देयर प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी की भी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, जैसे कि करप्शन होगा, वेल्दी डाइपर्टीज़ होंगे, वेल्थ डाइपर्टीज़, एक्सेसिव कंट्रोल होगा बाय अ फ्यू ओवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, erosion of the judiciary independence, manipulation of information channels and several more. तो बहुत सारी जो है इसकी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सही नहीं हैं. कैन कोज हर्डल इन अचीविंग द आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब इन सारी चीज़ों की वजह से हम डेमोक्रेसी को अच्छे से पूरा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके हर एक फॉर्म को अचीव नहीं कर पा रहे. वट कैन वी डू एज इंडिविजुअल्स, तो हम क्या कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल्स एंड एज ए सोसाइटी टू रिमेन विजिलेंट. तो क्या करना है, विजिलेंट रहना है, मिनिमाइज करना है इन इश्यूज़ को और हर्डल्स को. सो बिफोर वी मूव ऑन, गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग अ कंट्री. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डिफरेंट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु डिसाइड दिस इज अ गवर्नमेंट, वट आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वट डू दे डू, हु एंड वट इज अ गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, वट वैल्यूज एंड आइडियल शुड द गवर्नमेंट फॉलोज. तो इनके हर एक कंट्री में अलग अलग आंसर होंगे. The most popular form of government in the world today is democracy. Democratic governance across the world have variations, including direct democracy और representative democracy. ये भी अलग अलग टाइप की होती हैं. There are two type of representative democracy, presidential and parliament democracy. India is a parliament democracy. Other type of government include monarchy, theocracy, dictatorship and oligarchy. Democracy matters, but there are a serious challenge to democracy that citizens need to remain vigilant about it. तो हमेशा विजिलेंट रहना है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, तो लोगों को यहाँ पर विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं. आप राइट नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव लर्नड इन द चैप्टर. तो क्या क्या पढ़ा हमने, डेमोक्रेसी, मोनार्की, थेरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव, तो इंडिया में कौन सी है एंड वाई इट इज़ कोल्ड दैट टाइप. सो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट इज़ कोल्ड सो बिकॉज द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि पार्लियामेंट के पार्ट है, तो पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है. एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. You read that an independent judiciary is present in all type of democracy. ठीक है, ये सब में है. State any 3 reason why you think it is important for the judiciary to be important. Independent होना ये क्यों ज़रूरी है judiciary के लिए. So it is important for the judiciary to be independent to protect the right, ताकि लोगों के right को protect किया जा सके fairly, बिना किसी के influence में आए. टू एंश्योर दैट द लॉ इज़ अप्लाइड इक्वली, और लॉ जो है सब पे इक्वली हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उस पर भी लॉ इक्वली अप्लाई होगा. टू एक्ट एज अ चेक ऑन द मिस यूज ऑफ पावर बाय द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. अगर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं तो उन पर भी वो जो है एक्शन ले सकते हैं. Do you think democratic government is better than other form of government? So yes, democratic government is better because it ensure equality मिलेगी, freedom होगा, justice होगा. आप अपना लीडर खुद से चूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी लोगों के लिए, सिटीजन जो है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली. There are some practices in the few countries. Can you match the practices with the type? फर्स्ट जो है आपका सीरियल नंबर 1, ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, डेमोक्रेसी है. द गवर्नमेंट रेफर टू द रिलीजियस लीडर ऑफ देयर डिसीजन, तो थेरोक्रेसी है. आफ्टर द क्वीन डेथ हर सन बिकम द न्यू किंग, मोनार्की हो गया. द रूलर इज नॉट बॉन्ड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ही मेक ऑल द डिसीजन, तो ये क्या है, डिक्टेटरशिप है. बिलो इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज, फाइंड आउट द टाइप ऑफ कंट्री. फर्स्ट आपका भूटान है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है. सेकंड नेपाल में फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक है. बांग्लादेश में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है.
साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एंड ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इसलिए मैंने बता दिया है। आपका जो भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, नेपाल में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, बांग्लादेश में भी पार्लियामेंट्री है, साउथ अफ्रीका में भी पार्लियामेंट्री है और ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। व्हाट आर possible hurdles in a democracy in achieving the values and idea, how can they be overcome? So hurdles क्या क्या होंगे? करप्शन होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, वेल्दी इनइक्वालिटी होती है, पुअर को जो है एक्सेस नहीं होता रिसोर्सेज का, जो वेल्दी लोग हैं उन्हें मिल जाता है, कंसंट्रेशन होता है पावर में, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है, मैनिपुलेशन होता है, मीडिया को जो है मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि पब्लिक के ओपिनियन भी चेंज हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना गवर्नमेंट में सिटीजन का, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जैसे कि जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन जो है स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एजुकेशन। Democracy is different from monarchy and dictatorship. Explain. So in democracy, the government is elected by the people and is accountable to them. तो लोग उसे इलेक्ट करते हैं और उन्हें उनके लिए जवाब देना होता है अगर कुछ भी होता है तो। मोनार्की में क्या होता है? पावर इनहेरिटेड होती है, किंग या क्वीन के जो भी बेटा या बेटी होंगे वो आगे जाके किंग या क्वीन बनेंगे। डिक्टेटरशिप में क्या होगा? एक पर्सन या एक छोटा सा ग्रुप होगा जिसके पास सारी पावर होगी, उसमें पब्लिक का कोई कंसर्न नहीं है, लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। डेमोक्रेसी अलाउ फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी में क्या होगा? फ्रीडम होता है, आप कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है एक एज के बाद में। वाइल मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप लिमिट सिटीजन्स राइट। लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप में सिटीजन लोगों का कोई लिमिट राइट नहीं होता है, वहाँ पे उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।